एक जख्म अभी सूखा भी ना था मेरा, एक दर्द मिटा भी ना था मेरा। एक लम्हा फिर से जख्म देकर चला गया। राह तकती रही मेरी आंखें बस उस सुबह की, वो समय भी धोखा देकर चला गया। एक लम्हे में रुक गई जिंदगी मेरी, वो पल ऐसा कुछ मेरे साथ कर गया। कुछ ऐसा ही हर एक व्यक्ति, वह व्यक्ति सोचता होगा जो अपराध और अपराधियों का निशाना बनता होगा। हम और आप उनकी व्यथा का अंदाजा उतने सटीक तरीके से नहीं लगा सकते जितना वैसे ही दर्द को झेलने वाला व्यक्ति लगा सकता है। आज हर और बलात्कार, मर्डर जैसी खबरों से अखबार का फ्रंट पेज अटा रहता है। न्यूज चैनल पर भी इन सभी के बारे में खबरें दिखाई जाती है। 2 दिन मीडिया में हो हल्ला होता है, मामले पर लोगों में बातें होती हैं और फिर वह मामला लोगों के जहन और टीआरपी की रेस में कहीं खो जाता है। फिर तभी उस मामले का जिक्र छिड़ता है जब ठीक वैसा ही मामला या उसके जैसा कोई मामला सामने आता है, वरना उससे पहले मीडिया मामले को उठाने की जहमत तक नहीं उठाती। जो लोग उस समय गुस्सा कर रहे थे, पोस्ट लिख रहे थे या कैंडल मार्च निकाल रहे थे, वे लोग भी शांत दिखते हैं। कब रेप, हत्या जैसे बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगेगा? कुछ ऐसे ही सवाल लेकर आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं, अपना स्पेशल प्रोग्राम लेकर, चर्चाएं मुद्दा लेकर। इस मुद्दे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज 3 मेहमान जुड़े हैं। समाज सेविका पूनम खंगारू जी, समाज सेविका ऋचा सैनी जी और समाज सेवी रंजीत शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पूनम जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि राज्य ही नहीं पूरे देश में अपराध बढ़ता जा रहा है। रेप, हत्या, बलात्कार जैसे अपराध आम बात हो गई है। इन सबके पीछे, इनके इनके बढ़ने के पीछे कौन कौन से मुख्य कारक आपको समझ में आते हैं? मुख्य कारण एक तो आर्थिक समस्या और जो गरीबी है, आर्थिक समस्या में गरीबी भी आ जाती है। इसके अलावा जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, सजा का प्रावधान बहुत कम है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि जो भी अपराधी है उसको किस तरह से बचा लिया जाता है प्यार से। तो इन सब चीज़ों पर जब तक इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक अपराध को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऋचा जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप भी समाज सेवी हैं, समाज सेविका हैं, समाज सेवी हैं। आप भी एक महिला भी हैं, राजस्थान की भी रहने वाली है। तो आपके अनुसार राज्य में महिलाएं खुद को कितना सेफ फील करती है? पहले की तुलना में क्या प्रतिशत कम हुआ है या बढ़ा है? सबसे पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने अपने स्ट्रगल को देखते हुए आपने ये चैनल लेकर आए, चर्चाएं आम मत, जो कि सीरियसली बहुत ज़्यादा आपने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करा है यहाँ पर, और जिस तरीके से आप हम सब लोगों के थ्रू एक मैसेज आप सबके पास पहुँचाना चाहते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव विच हैज़ टेकन बाय यू, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन पुलकित। एंड सेकेंडली ऑफकोर्स जो आपने क्वेश्चन करा है कि पहले के नज़रिए में क्या अभी राजस्थान में या कहीं पे भी महिलाएं सुरक्षित हैं, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रीज़न उसका ये है कि लोगों की सोच, दूसरा अभी भी मैनेज्म जिसको हम एक पेट्रार्कल जिसे हम बोलते हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। अभी भी आदमियों की सोच जो है वो औरतों को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि तुलना अगर करें तो बहुत छोटा सोचते हैं वो। और इसी के नज़रिए को देखते हुए जब वो किसी महिला को, मतलब वो किसी भी तरह से प्रताड़ित करते हैं, दूसरा इसका जो एक दूसरा इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑफ कोर्स इसके अंदर हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, जैसे बचपन से अगर हम किसी बच्चे को लेकर चलते हैं कि उसको एक को एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो को एजुकेशन मुझे लगता है कि शायद ये जो एक फैक्चुअलिटी ऋचा जी, आप कह रहे हैं कि को एजुकेशन की जरूरत होती है। कोई जरूरी थोड़ा ना कि को एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ऐसी भावनाएं नहीं आती हो। नहीं, मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं इसमें म्यूचुअलिटी आपकी चलती है, इसमें म्यूचुअलिटी आपकी चलती है। जितना मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि आप एक ही स्कूल में या एक ही जगह पे को एजुकेशन करें, वहाँ पर मैं ये भी मतलब अपना मत रखना चाहती हूँ कि एक सेक्स एजुकेशन को भी लेकर एक सब्जेक्ट बनाया जाए, जहाँ पर ये समझाया जाए कि इक्वलिटी सब जगह एक जैसी ही होनी चाहिए। आप किसी को उस तरीके से ना लेकर जाएं, ये महिला है तो आप उसको
उस तरीके से ना चलिए लेकर जाएं रंजीत जी कि की वो बात सुनते हैं। रंजीत सर, रंजीत जी आप भी एक समाज से जी बोलिए। जी बोलिए। पॉलिटिकल भी जुड़े हुए हैं, तो जी हम आपसे ये पूछना जी। चाह रहे हैं कि क्या कोरोना के कारण जो बढ़ती बेरोजगारी है, क्या क्या वो भी कहीं ना कहीं अपराध बढ़ने के पीछे कारण है? देखो, कोरोना के कारण बेरोजगारी बढ़ने का तो मुझे है ही है, लेकिन ये जो गलत काम हो रहे हैं, ये मर्डर हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, इसमें कोरोना का कोई लेना देना नहीं। आज हम जागरूक नहीं है, हमारी सरकार जागरूक नहीं है, और मैं कह रहा हूँ सब जगह एक तक जैसा व्यवहार होना चाहिए। आप एक जगह तो मोमबत्तियां जलाते हैं, एक जगह भिड़ने जाते हैं, और एक जगह मिलने भी नहीं जाते हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं बात कर रहा। आज हमारे यहाँ पुजारी की हत्या हो रही है, जलाया जाता है, और इधर कविताएं सुनी जाती हैं। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारी बहन बेटियां जागरूक नहीं होंगी, तब तक ये खत्म नहीं होगा। सर सर हत्या खत्म नहीं अपन होंगी। हमारी सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। आपकी बात हमारी बिल्कुल ठीक है। सरकार की कहती है सुनिए मैं सिर्फ राजस्थान रेप में। मामले की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेप मामले की बात नहीं कर रहा, मैं बढ़ते हुए अपराध की बात कर रहा हूँ, मैं एक समग्र बात कर रहा हूँ। मैं उस मैटर पे भी आऊंगा, जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मुद्दा ये है कि अपराध बढ़ने के कारण पीछे क्या कोरोना कारण नहीं हो सकता है? क्योंकि कोरोना के कारण लोगों की नौकरियां गई है, ये तो आपको ही पता है और सभी इससे वाकिफ है कि कई लोगों की नौकरियां गई है, कई लोगों के बिजनेस ठप हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आप भूखे मर सकते हैं। आप किसी का मर्डर नहीं, रेप नहीं कर सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते। सर मर्डर तो नहीं कर, सिर्फ मर्डर करना ही एक अपराध नहीं हुआ। ये तो सेकेंडरी और थर्डली, मतलब जो काफी ऊंचे स्तर के होते हैं वो है ये तो। लेकिन अगर किसी के साथ में हम चोरी करते हैं या डकैती करते हैं या लूट खसोट करते हैं, वो भी एक अपराध होता है। तो क्या उनकी, मैं अगर मैं डेटा बताऊं आपको, तो पिछले साल की तुलना के अंदर, पिछले साल की जनवरी से लेकर के और मार्च तक की अगर हम बात करें, उसकी तुलना के अंदर और अभी की तुलना के बात करें, ये जो नवंबर का जो अक्टूबर नवंबर सितंबर, ये पूरा 3 महीना है, इसके अंदर की और उसमें, क्योंकि वो सर्दियों का टाइम था, उसके और बराबर इस समय में अभी तक लूट और डकैती हो चुकी है, यानी कि 30% का रेशियो हो चुका है। अब आप ये समझिए, गर्मियों में तो वैसे ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी बढ़ी है, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं भी ऐसी चलाई हैं जिससे कि आप काम कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी अपराध क्षेत्र में जाएं। हमें जागरूकता की जरूरत है, हमें जागरूकता करानी चाहिए पूरी सरकार को मिलकर। यदि जागरूक होंगे, जागरूकता में भी हमारे आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कोरोना के कारण कहीं ना कहीं शायद बेरोजगारी और अपराध नहीं बढ़े? बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और स्पेशली जो एक मीडियोकर फैमिलीज हैं वो तो फिर भी किसी तरह दाल रोटी का गुजारा कर पा रही हैं, लेकिन जो बिल्कुल लोअर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार। मैं अगर बात करूं कि हमारे जो हाउस होल्ड हेल्प थी, जो हमारी मेड्स आती थी, उन्हें अब कुछ भी उनको बुला नहीं रहे हम लोग, डर कर कोई भी नहीं बुला रहा है, जबकि हम परमिशन भी हो गई थी कि उन्हें बुलाया जा सकता है। ऐसे में 6-8 जनों के परिवार वाली वो महिलाएं, उनके परिवार वाले वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, मांग कर खा लेंगे कुछ समय तक, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर अपराध की भावना, जो चोरी चकेरी और डकैती की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, और उसके लिए जागरूकता तो बहुत बड़ा एक रोल है ही है, लेकिन उन्हें जब तक हम थोड़ा सा डराएंगे नहीं या उन्हें किसी तरह की मदद नहीं पहुंचाएंगे तो वो रुकेगा नहीं। और मदद के नाम पर अगर मैं आपको बताऊं तो मदद भी बहुत ज़्यादा पहुंचाई जाती है। मैंने खुद बहुत ज़्यादा, अपनी संख्या भी नहीं बता सकती मैं आपको, इतना मैंने ड्राई राशन इस लेवल को बांटा है। बहुत बढ़िया, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अहमद आपका धन्यवाद करता है कि आप ऐसे काम करते भी रहे। ऋचा जी, आप बताइए कि कोरोना के कारण, क्योंकि ये हम इसी की बात करें तो कोरोना के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, तो क्या बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी की ऐसी चीज है जो जिसके कारण अपराध बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो कोरोना की वजह से जो बेरोजगारी हुई है, क्या आपको भी लगता है कि अपराध बढ़ने की वजह ये भी है? अपराध बढ़ने की वजह तो है, लेकिन हाँ बिल्कुल हम इस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे, इस कोविड सिचुएशन के अंदर, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो फेस कर रहा है, इसमें लोगों की जॉब जाना, बिजनेस का एकदम से ठप हो जाना, काम रुक जाना, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, हमारी जीडीपी के ऊपर। तो बिल्कुल अभी तो हम लोग, अभी नहीं, बिल्कुल हम सोच के चलेंगे कि ये एक कारण है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, कि लोगों का फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। एंड बिल्कुल हम सब लोग इन चीज़ों को लेके, मतलब मैं अपना मत दूंगी कि हाँ ये बिल्कुल एक कारण है कि अपराधों को बहुत ज़्यादा मतलब इनको लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं ये।
अपराध बढ़ रहे हैं, बिल्कुल कोरोना कोविड सिचुएशन की वजह से हो रहा है ऐसा। जी, मैं आपके पास फिर से लौटता हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि राजस्थान में भी अब घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी जैसे करौली की के सपोटरा के अंदर एक पुजारी को जमीन के मामले को लेकर के जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। उसकी इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल के अंदर मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। जी क्या सोच हो सकती है, क्या मतलब, क्योंकि इंसान की कदर नहीं कर रहा है, वो जमीन जायदाद इनकी कदर कर रहा है। तो क्या आपको जी कहीं ना कहीं वैल्यूज, जो पुराने जो वैल्यूज थे, वो शायद अब संस्कार जो थे वो खत्म होते जा रहे हैं? बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स कम बातों की बात कर रहा हूँ कि मतलब हमारे मुख्यमंत्री सरताज हैं, उनको वहां जाकर दुख दर्द सुनना चाहिए। वो कविता सुन रहे हैं और आदमी को जलाया जा रहा है। हाँ, व्हाट इज दिस? हर जगह सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, यहाँ भी आना चाहिए उनको। मोमबत्ती यहाँ भी जी, इनका दुख दर्द भी चलना चाहिए। हमारी एक बिटिया स्थान में कुछ नहीं देखने आया कोई भी। सोने प्रियंका गांधी वहां आई। मैं कह रहा हूँ ये मैं सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। जहाँ प्रदेश में जिसका राज है उसको करना चाहिए। उसको उठ के, जो हम जैसे भूखे मर रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री योजना से आया तो प्रधानमंत्री योजना को, ये भूखे क्यों रह रहे हैं लोग बात? पूनम मैम आप बताइए, आपको क्या लगता है सर? योजनाएं तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी की बहुत अच्छी हैं, पर वो जन जन तक पहुंचे तब है, वो पहुंच नहीं पाती है। उसके पीछे भी सरासर भ्रष्टाचार। मैं तो जब तक, मेरी एक बात हमेशा मैं कायम रखूंगी, जब तक इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ के लिए हम किसी और को, किसी भी पर्टिकुलर सरकार को तो जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। तो कोई भी सरकार हो, भ्रष्टाचार इतना कूट कूट कर हमारे देश में भरा हुआ है कि अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पूरी दादागिरी से किस तरह से एक पुजारी को जला दिया गया, कितनी शर्मनाक घटना है। लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई उसके लिए, और वो भी जमीन के लिए, जो जमीन न तो वो पुजारी साथ ले जाएगा और न जलाने वाले साथ ले जाएंगे। ये चीज की समझ ही नहीं है लोगों में, ये चीज समझाना उन्हें बहुत जरूरी है। बात करें तो दिल्ली के अंदर एक लड़के को 18 साल 19 साल का लड़का था, जो कि उसके मतलब मिडिल क्लास फैमिली से भी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ रहा था, साथ ही साथ में ट्यूशन भी पढ़ाता था। उसकी किसी लड़की से वो मतलब बात करता था, वो लवर थे या नहीं हुई पुलिस की जांच का विषय है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन वो नहीं करेंगे, चिंचिन नहीं लगाएंगे। लेकिन वो एक लड़की से बात करता था, उस लड़की के जरिए उसको घर से बाहर बुलाया गया और उसकी पीट करके हत्या कर दी गई। और मेजर बात यह है कि अब ये देखिए कि इसमें मेजर बात यह है कि उनमें जो पकड़े गए अपराधी जो पकड़े गए, उनमें से 2 तो हैं बालिग यानी अडल्ट और 3 नाबालिग हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि क्या कहीं ना कहीं वो संस्कार, वो जो वैल्यूज हैं, क्या वो होते नहीं जा रहे हैं? क्योंकि पहले की हम बात करें तो नाबालिग कम अपराधों के अंदर लिप्त होता था। अगर आप जितने भी केस उठा के देखेंगे, रेप के जितने भी केस उठा के देखेंगे अभी जो हुए हैं, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे वो हाथरस केस हो, चाहे वो बेंगलुरु केस हो, ये कोई भी केस उठा के देखेंगे, उनके अंदर आपको नाबालिग मिलेंगे। तो ये क्या संस्कार, उसी के बारे में जी बताइए। संस्कार तो बहुत बड़ा रोल है ही है कि हम अपने घर से जब शुरुआत करेंगे, और मदर्स, जैसे कि स्पेशली मदर्स का रोल बहुत बड़ा होता है बच्चे को संस्कार देने के लिए। तो जब तक कि माएँ अपने बच्चों को अपने घर से हम शुरुआत नहीं करेंगे, आज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आजकल की माएँ थोड़ा बिजी रहती हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर एक जना कमाएगा तो वो आप घर आजकल चल नहीं पाते हैं। तो इसका एकल परिवारों का जो चलन है वो बंद करना होगा हमें। अपने नाना नानी या दादा दादी, अपने पेरेंट्स को अगर हम रखेंगे तो मेरा आप विश्वास कीजिए कि आप जो मेड्स को पैसा देते हैं अपने बच्चे संभालने के लिए, वो इतनी लॉयल नहीं होती जितने कि आपके पेरेंट्स या आपके इन-लॉज होंगे। तो ये चीज़ हमारे बच्चों को जरूर संस्कार देने चाहिए कि आप हमें हमेशा अपने माता पिता को साथ रखें, क्योंकि वो जितना अच्छे से आपके परिवार को सपोर्ट करेंगे, उतना आपको जो पेड आपके जो सर्वेंट्स हैं वो नहीं करेंगे। आप ये है कि संस्कार जो है वो कहाँ तक मायने रखते हैं किसी भी व्यक्ति के बदलाव में, किसी भी एक समाज के बदलाव में। देखिए, संस्कार ही एक ऐसी चीज है जो वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हर इंसान की जिंदगी में। अगर संस्कार ही नहीं होंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है।
हमें अपने वैल्यूज प्लस अपने आप को भी ऊंचे प्रगतिशील पे जाने के लिए हमारे संस्कारों को ही देखा जाता है। तो संस्कार जो है वो न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ तक अभी पूनम जी ने बोला कि न्यूक्लियर फैमिली, तो मैं बिल्कुल उनके फेवर में हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली नेवर वर्क in the manner of the culture. If we want to accept something, if we want to learn something, so definitely we have to go along with all the combination of the family where all are together. So yes, culture is very much to grown up to learn something, to achieve something. So in my way, culture is very much, संस्कार बहुत जरूरी है। रंजीत जी, आपसे एक सवाल, क्योंकि आप फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो जितने भी नाबालिग पकड़ में आ रहे हैं या फिर रेप या अपराध के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं फिल्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, या मतलब फिल्म से ये चीजें सीखने को नहीं मिलती है, या कितनी फिल्म आप? पहली बात तो मैं पूनम जी की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। यदि हर एक बेटा अपने माँ बाप को, दादा दादी को साथ रखेगा तो वाकई में क्राइम कम होगा, और इतना कम होगा कि आप देखते हैं हम आजकल क्या करते हैं कि जो बुजुर्ग हुआ उनको ओल्ड एज होम पर देते हैं, लेकिन हम पूनम जी की बात को ध्यान में रखकर यदि ये काम करें तो आपका क्राइम आधा हो जाएगा। दूसरी बात, फिल्में, इनको पता है फिल्मों से क्राइम बढ़ा, मैं मानता हूँ इस बात को। फिल्में देखते हैं लोग, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको सोचना चाहिए फिल्में सिर्फ दिखाने के लिए हैं, करने के लिए नहीं। लेकिन लोग आजकल वैसे आचरण करने लग गए हैं जो गलत है। सर वो भी एक मैसेज है। मैं रंजीत जी, एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि जितने भी मामले हुए हैं अभी तक, जितने भी मामले हुए हैं, उन सभी मामलों के अंदर कहीं ना कहीं नाबालिग है। क्योंकि मालिक को तो आप समझा सकते हो, वो समझ भी सकता है, क्योंकि उसके पास वो सोच होती है, वो परिपक्व हो चुका होता है। लेकिन नाबालिग अगर 15-16 साल का से कम का भी लड़का है, तो वो उसकी सोच उस समय तक डेवलप नहीं होती, वो डेवलपिंग के अंदर होता है। देखो, यहाँ आपको पूनम जी की बात का समर्थन करना चाहिए। आज उसके नाना नानी होते, कोई होते, वो बच्चों को समझा के रखते। और दूसरी बात, हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ऐसा काम क्यों हो रहा है, क्यों हुआ। आपको कहीं नहीं आपको लगता नहीं कि सोसाइटी और प्रशासन और जो सोसाइटी है वो इस मामले के अंदर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल हो चुकी है हमारी तो अशोक गहलोत सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। सर गहलोत सरकार की, योगी सरकार की बात नहीं हो रही है सर, मैं ना योगी दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी सरकारों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे जैसे वो हमारे यहाँ पे 12 में जो लड़की जल गई उसको कुछ नहीं मिला, हमारा ये जल गया, कुछ हमको ध्यान, हमारे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्यों नहीं देता? हम जब तक जागरूकता नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और पूनम मैं इनकी माध्यम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि यदि हम अपने नाना नानी को यहाँ, सास ससुर को अपने साथ रखेंगे तो हमारे बच्चे बिल्कुल सुधरेंगे। पूनम मैम सोसाइटी, जैसे रंजीत जी भी मान रहे हैं, सोसाइटी और प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका है, सिस्टम और सोसाइटी दोनों फेल हो चुकी है। जी। ये फेलियर के पीछे सिर्फ एक, मैं ये नहीं कह सकता कि सिस्टम की पूरी तरीके से खामी थी, कहीं ना कहीं हमारी भी खामी थी। क्या आपको लगता है? अभी आपने कहा कि मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ, रंजीत जी भी कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं कि हमारे जो नाना नानी है या जो भी बड़े बुजुर्ग, यानी एकल परिवार की जगह और जॉइंट फैमिलीज का कल्चर बढ़ना चाहिए। लेकिन मैम दिक्कत ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको जॉब करनी है या करियर बनाना है तो उसको बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है, अपने गांव से, अपने छोटे शहर से उसको बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेके जा नहीं सकता। अब दिक्कत यही आती है क्या, तो कैसे, क्योंकि एकल परिवार तो बढ़ेंगे मैम, ये तो हम सबको पता है, तो परिवारों में ऐसा क्या किया जाए जिनसे ये जो चीजें हैं, जो ये सारी चीजें जो उनको नहीं मिल पा रही है वो मिल पाए? क्या हम एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बदलाव करें जिससे कि उनको वो संस्कार मिल पाए, या कुछ और ऐसा करना चाहिए? सबसे पहले तो जो छोटे छोटे बच्चों को जो मोबाइल फोन्स पकड़ा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया जो है ये बहुत बड़ा रोल है, अदा करता है बच्चों को बर्बाद करने के लिए। आज मैं मेरा प्री प्राइमरी स्कूल भी चला रही थी, तो मेरे सबसे पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट होता था कि आप लोग अपने बच्चे को मोबाइल फोन्स ना दें। उससे ना सिर्फ अपराध बढ़ रहा है, बच्चे की जो मानसिक स्थिति के अलावा उसकी शारीरिक प्रॉब्लम्स भी, उसकी आइज, आजकल छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाए घूम रहे हैं। तो अगर सोशल मीडिया का अगर हम नाम लें तो इतना आसानी से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पॉर्न मूवीज वो पता नहीं कहाँ से क्या क्या खोल के देख लेते हैं और फिर वो लोग ट्राई करते हैं। तो ये जो अपराध बढ़ता है ये एक बहुत बड़ा कारण एक सोशल मीडिया भी है। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अपने परिवारों में बच्चों को एक
एक पर्टिकुलर एक एज बनाई जाए, उससे पहले मोबाइल फोन्स नहीं दिए जाए। उसके लिए पेरेंट्स का ये कहना है कि अभी ऑनलाइन शिक्षा का जो है तो हम कैसे करवाएं, तो पेरेंट्स खुद ध्यान दें, क्योंकि अभी पेरेंट्स भी घरों में बैठे हैं, वो खुद ध्यान दें, थोड़ा समय बच्चों के लिए जरूर निकालें और बच्चों को इन फोन कॉल्स या फोन पे गेम्स या इस तरह की सोशल साइट्स पर, आज मैं देखती हूँ छोटे छोटे 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 साल के बच्चों की फेसबुक प्रोफाइल्स बनी हुई है। तो ये माँ बापों का एनकरेजमेंट है। तो ये माँ बाप इस तरह की चीज़ों के लिए बच्चों को एनकरेज ना करें। बच्चा गलती करता है, उसको अगर हम एक चांटा लगा के भी समझाना पड़े तो मुझे लगता है लगा देना चाहिए चांटा, तभी उसको एक चांटा खाएगा तो वो जिंदगी भर लाइन पर रहेगा। तो यहाँ पर मैं रंजीत सर भी जिम्मेदार मानती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? समर्थन कर रहे हैं, मैं खुद समर्थन कर रहा हूँ पूनम जी नहीं, बिल्कुल बात का, बिल्कुल सही कह रही है। आज अपन आप पैदा होते ही बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा खेलने लग जाता है, उसमें अश्लील चीजें देखने लग जाता है, बच्चे को वैसे ही चीजें जागृत हो जाती है। मैं खुद एक फिल्म निर्माता हूँ, मैं ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें कोई भी अवैध चीज नहीं आवे। महेंद्र सिंह धोनी जो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं हो पा रही इस साल आईपीएल के, क्योंकि पिछले 1 साल से वो अपनी क्रिकेट से दूर थे, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। लेकिन खैर उन्होंने 50-50 भी मारी, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। तो एक फैन इतना नाराज हो गया कि उसने, और या शायद कुछ और भी लोग थे, उन्होंने, वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उनकी बेटी, 5 साल की उनकी बेटी है, उसके लिए रेप की धमकी दे दी। क्या आपको क्या लगता है कि ये मानसिकता कैसी है? ये मानसिकता क्या कहलाई? क्योंकि मैं फैन, बहुत गंदी मानसिकता है, ये फैंस तो हो नहीं सकते। ये मानसिकता बहुत गंदी है और ऐसे आदमी को जरूर सजा देनी चाहिए। सर सजा तो मिल जाएगी, लेकिन काम आएगी क्या इनके खिलाफ क्या और कदम उठाने चाहिए, कैसे कदम और उठाने चाहिए जिससे कि इनको, इन ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने पर आए? जब सजा मिलेगी तो अपने और सजा तुरंत मिलनी चाहिए, इसका वेट। सर साइबर क्राइम में इसके लिए सजा का प्रावधान है, और आईपीसी के अंदर भी इसके लिए सजा का प्रावधान है। अगर किसी को आप, सरकार को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत सजा देनी चाहिए, और ये मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए कि इसको सजा मिली। पूनम मैम जी, ये जो मानसिक विकृति के जो लोग हैं, इनको तुरंत सजा इतनी कड़ी देनी चाहिए ताकि इस तरह की धमकी के बारे में ख्याल भी आने पर लोगों की रूह कांप जाए। ऐसी सजा का प्रावधान बहुत जरूरी है। और ऐसी मानसिकता के बहुत सारे मानसिक रोगी हैं जिनको सीधा पागल खाने में बंद करके उनका पूरी तरह से इलाज कराया जाए। इसीलिए इस तरह की चीजें वो लोग बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ धमकी देना जानते हैं। उनकी इतनी औकात नहीं कि वो हाथ भी लगा सके उस बच्ची को। आज पूरा देश उनके साथ में है, तो वो बच्ची को हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन उनको सजा जरूर देनी चाहिए, और बहुत कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि जीवन में इस तरह की कोई धमकी किसी को देने से पहले सोचे। पूनम जी ने भी अपनी राय रखी है, रंजीत जी ने अपनी राय रखी है। इसी बीच के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि 2 क्रिकेटरों, यानी कि राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कप्तान पी कृष्ण कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे मैटर के ऊपर, और पूर्व बल्लेबाज राजस्थान रणजी टीम के, क्रिकेट रणजी टीम के पंकज गुप्ता, इन दोनों ने क्या कुछ कहा पूरे मैटर के ऊपर, आइए वो भी दिखाते हैं। देखिए, जैसे फैन आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ प्लेयर। मैं कह रहा हूँ प्लेयर क्यों, किसी भी फील्ड में, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे गिटारिस्ट हो, चाहे मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह का जो कि अपने प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशनल होता है, उसके लिए फ़ैन बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही। बिकॉज फ़ैन के मोटिवेशन से ही उसको खुद को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि फ़ैन उसकी तारीफ़ करता है या वो उसके बारे में अच्छा बोलता है तो उसके काम को सराहता है। तो ये आप मान के चलें कि अगर आप ऑफिस में भी देखें, अगर आपका कोई ऐसा आदमी अगर आपकी सराहना करता है काम की, तो आपको डबल मोटिवेशन मिलता है। तो ये तो स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट में अगर फैंस नहीं होंगे तो मैं आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है। जैसे अगर आप अभी देखें, ग्राउंड पूरे खाली पड़े रहते हैं, और तो उन्होंने, लेकिन अगर आप देखें उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सिस्टम्स लगा दिए, और वो ये ट्राई कर रहे हैं कि वो आवाज़ निकालें जिससे कि उनको ये फीलिंग आए कि हाँ फैंस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है फैन का। तो फैन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए प्लेयर। पंकज भैया, आप भी किसी के फैन रहे होंगे और आपके भी फैन रहे होंगे, तो कितना मोटिवेशन मिलता था आपको? बिल्कुल, आज जैसे मैच खेले जाते थे, बाहर से चीयर अप मिलता था, तो खुद को एक होता है कि आज इतने से फैंस देखना है तो उनको निराश नहीं करना है, तो एक परफॉर्मेंस करनी है, तो एक मोटिवेशन मिलता था। तो इसलिए फैंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैंस आपको
क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो भी एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ख़राब कर रहा है तो उसको क्रिटिसिज्म मिलता है, तो उसको ये लगता है कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूं और फैंस मेरे प्रति और अच्छा वो करे सपोर्ट करे मेरे। लेकिन फैंस की कई फाउंडेशंस होती है, सरहद होती है, हर एक रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन कई बार सीमाएं लांघ दी जाती है। जैसे कि अभी मैं आपको रिसेंटली अगर बताना चाहूँ तो महेंद्र सिंह धोनी हमारी इंडियन टीम के पूर्व कप्तान, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, धोनी भी थोड़ा अच्छा कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे परफॉर्मेंस के अंदर, तो उनकी पत्नी को उनकी बेटी के लिए 5 साल की जो बेटी है जीवा, उसके लिए रेप की धमकी दी गई। तो ये जो ये व्यवहार है, ये क्यों मेंटलिटी बनती है बेसिकली, मैं यही जानना आया था। देखिए ऐसा है, जो जिस भी ये बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही सैड है, absurd है ये कि एक 5 साल की बच्ची के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि आप उसका रेप कर देंगे। इट इज़ वेरी वेरी सैड। और मेरा ये मानना है कि अगर जिस आदमी ने ये चीज़ बोली है, मेरे को अभी तक इसकी सच्चाई है पता नहीं कि कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये पता नहीं, लेकिन अगर किसी ने इस चीज़ को बोला है तो वो फ़ैन नहीं है। आई एम वेरी वेरी श्योर एंड आई एम वेरी क्लियर, वो फ़ैन नहीं है। आई थिंक वो मैं कहूँगा कि इसे साइकिक, आई विल पुट हिम इन अ साइकिक केस रादर देन अ फ़ैन। क्योंकि फ़ैन जैसा कि पंकज ने कहा कि वो क्रिटिसाइज़ भी करता है और वो अप्रिशिएट भी करता है, तो फ़ैन जो अगर रियल फ़ैन होता है वो समझता है उस प्लेयर को, उसके इमोशंस को समझता है और फिर वो चीज़ें बोलता है। वो जानता है कि एक प्लेयर किस चीज़ों से गुजरता है, एक स्टेज पे पहुंचने के लिए उसको किन किन मुश्किलों को पार करना पड़ता है, तो वो इन सब चीज़ों को समझता है। आप ये मानेंगे अगर आज जैसे मैं अगर आप मेरा पूछें, मैं जैसे आई एम ए वेरी बिग फ़ैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो मैं उसका फ़ैन हूँ। तो मैं जानता हूँ कि सचिन बचपन से लेके जो इतने ग्रेट हुए 200 टेस्ट मैच खेले, उन्होंने किन की चीज़ों को पार करके वहाँ पहुँचे, तो आई नो। तो आई एम ए रियल फ़ैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो मेरे मुँह से कभी ऐसी चीज़ें निकल ही नहीं सकती। तो आई थिंक वो मैं तो कहूँगा कि वो फ़ैन ही नहीं है, ही इज़ अ साइकिक पर्सन। हाँ बिल्कुल, जैसे मुनिमा ने बिल्कुल सही कहा कि फैंस क्या होते हैं कि जो एक प्लेयर को पूरा मतलब समझते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है। क्योंकि आज एक प्लेयर खेल रहा है तो वो भी नहीं चाहता कि मैं अपनी परफॉर्मेंस ख़राब करूँ। आज कोई भी फ्रेंचाइजी के लिए इतने पैसा दे रही है तो वो चाहता है कि मैं उसको पे करूँ, लेकिन अब क्रिकेट बाई चांस गेम है, परफॉर्मेंस होना या नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो फैंस को ये समझना चाहिए कि आज जो प्लेयर खेल रहा है वो अपना 100% दे रहा है, वो भी एक इंसान ही है, भगवान नहीं है। बिल्कुल। तो ये सोचते हुए उसकी ये जो तरीका उस फैंस ने अपनाया है तो वेरी बैड। हाँ, ये तो आप लोगों ने बहुत सही बात कही कि फैंस जो होता है वो अगर ये बाहर करते कर रहा है तो वो फैंस नहीं। लेकिन मैं आप दोनों से यही जानना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि बोल के उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होती है या नहीं होती है वो सेकेंडरी बात होती है, लेकिन जो बाकी लोग उनको क्या करना चाहिए कि या जिसको भी धमकी मिल रही होगी, आधे से ज़्यादा लोग तो ये होते हैं कि वो शांति से बैठ जाते हैं कि कुछ हो नहीं, मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को, मेरी वाइफ को या बहन को, बेटी को, किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर अगर उसको भी धमकी दी जाती है, अगर क्या होता है कि अगर मुझे धमकी दी जाए तो मैं उसका प्रत्युत्तर देता हूँ, लेकिन अगर मेरी फैमिली के लिए जाएगी तो मैं आई एम श्योर कि मैं ही नहीं, हर कोई डरेगा। तो ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बिल्कुल। और इसमें ऐसे लोगों के लिए अगर उन्होंने बोला है तो ऐसे लोगों के लिए कानून बने। तो और मैं ये समझ रहा हूँ कि क्योंकि धोनी के बच्ची के लिए बोला है तो डेफिनेटली धोनी को भी गुस्सा आया होगा, उनकी वाइफ को भी गुस्सा आया होगा, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि जो सिस्टम है उसी से चलना चाहिए। इसमें ओवर रिएक्ट करके मेरा ये मानना है कि वो जो आदमी जिसने ऐसे बोला है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना हो जाएगा। जो कानून है वो इस कानून के हिसाब से चलना चाहिए और सिस्टम से चलना चाहिए, और जो कंप्लेंट करना है वो कंप्लेंट करें। अगर पता लगे दोनों भी कंप्लेंट तो हम कर दें, ठीक है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, पब्लिकली नहीं लाना चाहिए कि ये लोग हैं? और कानून तो जो है साथ में कानून में मेरे हिसाब से कि बदलाव कर करके थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि अगर आप किसी की बहन बेटी के लिए अगर आप सोशल मीडिया पे करते हो तो आपके साथ तो जो सज़ा मिलेगी आपको जो मिलेगी, लेकिन उनको एक्सपोज कर दें, ये बेहतर नहीं रहेगा कि और लोगों को पता लगे कि हाँ यार ये बंदा कौन है, कैसे हरकतें करता है, और जो करने की कोशिश कर रहे हो वो शायद इससे डरे कि हाँ यार हमारी बेइज्जती होगी, हमारे घर वालों की बेइज्जती होगी। नहीं, डेफिनेटली देखिए अभी एक्सपोज तो ऑलरेडी जैसे आप लोग हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोज करने का तो जैसे बेस्ट मीडियम वो दैट इज़ मीडिया। तो अगर आप लोग इसको जैसे अगर ये इसका फैक्चुअल पोजीशन जान के
और उसको जब एक्सपोज करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इस पे एक्शन लेगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि गवर्नमेंट इतनी समझदार है, और अपनी इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई करेगी और उसको सज़ा मिलेगी डेफिनेटली। पंकज भाई, देखिए आजकल जो सोशल मीडिया है आज बहुत बड़ा एक माध्यम बन चुका है अपने आप को एक्सपोज करने का। तो आज धोनी बहुत बड़ा नाम है, तो कुछ फैंस जो ये आप जो बता रहे हैं कि सिर्फ अपना नाम अपने आप को एक्सपोज मतलब करने के लिए कि साहब हम लाइट में आ जाए, अच्छा लाइमलाइट के लिए, लाइमलाइट के लिए, तो ये स्टेप उठा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात, ये भी हो सकता है बिल्कुल। तो मतलब उसने, क्योंकि आज और किसी के लिए बोलेगा तो कोई सुनेगा नहीं, लेकिन आज उसने धोनी की बेटे के लिए बोला। आज धोनी बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल सही बात है। तो अपने आप को फेम पाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट बनाने के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही बात है। मोनू भैया ने और आप पंकज भैया दोनों आप लोगों ने ये बताया कि, लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सीमाएं तय करनी चाहिए एक फैंस की? देखिए मेरे हिसाब से तो सीमा ऑलरेडी बनी हुई है। सीमा तो है ही नहीं ना, चक्कर यही तो है। इसमें आपको मैं बताऊं कि देखिए मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसमें आप किसी को भी बोलने से नहीं रोक सकते। नहीं बोलने से नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को फैंस को क्या क्रिएट करनी पड़ेगी हम अपने लिए कि देखिए फैंस एक वो होता है, जैसे आपने कहा कि आप सचिन तेंदुलकर के फैन हैं, डाई हार्ट फैन। आप सचिन तेंदुलकर के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, इवन किसी सुन भी नहीं सकते। फैन होता है इस तरह, एक फ़ैन होते हैं कि जो जब वो परफॉर्म कर रहा है तब आप उसको अच्छा कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो ख़राब करने लगता है तो उसको गालियाँ देने जाते हैं। फैंस दोनों ही हैं, क्योंकि वो अपने जो उसको उसने आइडल माना है या जिसकी वो फ़ैन बना है, वो नहीं चाहता कि वो कभी भी बुरा खेले। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति हमेशा ही अच्छा खेले, क्योंकि इवन सचिन तेंदुलकर का भी एक बुरा दौर आया था जिसके अंदर वो उनसे परफॉर्म नहीं हो पाया। तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि एक फैंस को खुद की क्या सीमाएं तय करनी चाहिए, जैसे आपने क्या कर रखी थी अपने लिए वो मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो फ़ैन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ही इज़ अ साइकिक पर्सन, और वो एक रियल फ़ैन जो होता है वो जब भी अपना जो उसका जो स्टार होता है, जो भी उसका हीरो होता है, उसको जब भी आंकता है, उसकी परफॉर्मेंस को आंकता है, तो मैं जैसा मैंने आपको कहा कि मैं समझता हूँ कि सचिन फेल हो रहा था, तो उसका क्या कारण है, वो क्यों फेल हो रहा है। और जो मैं इसलिए मैं उसको कभी, मैं ऐसा नहीं है कि एकदम से सचिन ने रन नहीं बनाया तो मैं कह दूँगा कि यार वो तो घटिया प्लेयर है, बिल्कुल उसको तो बैटिंग ही नहीं आती। दैट इज़ अ रियल फैन, ही अंडरस्टैंड्स कि प्लेयर किस दौर से गुजर रहा है। जो इस तरह के लोग जो अभी जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं, ये आई थिंक ही इज़ नॉट अ फैन। वो फैन, मैं उसको फैन की कैटेगरी में नहीं मानता। उनको फैन ना मान रही है, हम साइकिक माने या कुछ और माने तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो उस चीज़ को वो मतलब कहते हैं ना कि वो अपने ऊपर ले रहे हैं, उसको अपने ऊपर लेकर वो इस तरह से बात कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अंदर जो खेलता है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि वो किन बॉलर को खेल रहा है, क्या कंडीशन में खेल रहा है, वो जानता है। बिल्कुल। बाहर बैठा हुआ आदमी कभी भी उसको पता नहीं कि अंदर क्या वो बोल सकता है, वो सिर्फ बोल सकता है। बिल्कुल सही। तो मेरा ये मानना है कि वो फैन, मैं तो उनको फैन की कैटेगरी में मानता ही नहीं। भाई मैं तो चाहता हूँ जो ये कमेंट्स आते हैं, तो एक सोशल मीडिया को एक कहते हैं कि कानून बनाना चाहिए कि जो ये फालतू के कमेंट्स या तो उनको अवॉइड करें बिल्कुल, जिससे कि ये फालतू चीज़ें जो बाज़ार में आए नहीं, और इंटरनली ऐसे आदमी को पकड़ना चाहिए कि जो लूज टॉक्स करते हैं। तो ये था हमारा आज का चर्चा है मुद्दा। आज के मुद्दे में हमने बढ़ते हुए अपराध, रेप, हत्या की सभी के बारे में समग्र चर्चा करी। हमारे साथ जुड़े हुए थे सैनी जी समाज सेवी, पूनम गंगारो जी समाज सेवी, और रंजीत शर्मा जी, तीनों समाज सेवी जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को सार्थक बनाए। तो देखते रहिए आमक इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट, अगले हफ्ते फिर से लेके आएंगे। पुलकित जी जो आप प्रोग्राम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।